तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो गया था। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया वेग के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आज उसी से आगे बढ़ेंगे। आज हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी अभिक्रिया वेग की गणितीय गणना करनी है। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, जब कभी भी आप किसी अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो वेग बराबर सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। अगर आपको ये याद है तो आप सारी रिएक्शंस का रेट इजीली निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य संतुलित अभिक्रिया ले लेते हैं। सामान्य संतुलित अभिक्रिया, संतुलित इसलिए क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कितने मोल अभिकारक के और कितने मोल उत्पाद के बन रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य संतुलित अभिक्रिया ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिकारक है ए, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो बी यानी उत्पाद बी में बदल जाता है। तो जिन बच्चों को पता नहीं है, मैं हर बार जीरो से स्टार्ट करता हूँ। ये बता दे रहा हूँ कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए ले रहा है और भाग लेने के बाद जो चीज़ बाद में आपको बनती हुई दिखाई देती है वो अभिक्रिया में उत्पाद नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक जो हमें पता होना चाहिए या हम नॉर्मली रिएक्शन में देखते हैं। होता क्या है कि अभिकारक तो धीरे धीरे घटता है, यानी अभिकारक क्या होता है, धीरे धीरे घट रहा होता है। अभिकारक जो है लगातार घट रहा होता है और उत्पाद धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही आपको देखना है। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट तो धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। माना जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी या t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर क्या रहा होगा, अभिकारक की कुछ ना कुछ सांद्रता तो रही होगी ना, लेकिन उत्पाद आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ी नहीं है। तो ए की सांद्रता माना A0 थी, बी की सांद्रता उस वक्त आपको दिखाई देगी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद यानी टी टाइम के बाद, ये टी टाइम कितना भी हो सकता है, टी टाइम बाद माना ए की जो सांद्रता है वो 80 होगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो 80 होगा वो A0 से कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ साथ घटती है। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। पहले उत्पाद की सांद्रता 0 थी, तो अब कुछ ना कुछ सांद्रता दिखाई देगी। माना कितनी दिखाई दे रही है, BT। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो 80 होगा वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में से कुछ कम होगा। कितना कम होगा, यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, उतना ही कम होगा जितना इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी, यानी इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक होगा। जैसे 1 मोल से उत्पाद का 1 मोल बन रहा है, तो x मोल से कितने बनेंगे, x मोल बनेंगे। तो माना कि A0 माइनस x हो गया। ठीक है, तो BT की सांद्रता, क्योंकि जितने मोल इसके घट रहे हैं उतने ही मोल बी के बन रहे हैं। इसका मतलब जितना आपने यहाँ घटाया है उतना ही आप यहाँ पर मोल दिखाओगे। समझ में आ रही बात। इसके बाद हम लोग अभिक्रिया वेग का निर्धारण कर लेते हैं। चलो, पहले अभिकारक के सापेक्ष, उसके बाद उत्पाद के सापेक्ष। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए अभिकारक के सापेक्ष। अभिकारक यहाँ कौन है, ए है, तो अभिकारक ए के सापेक्ष वेग या दर, सापेक्ष वेग या दर। ठीक है ना। तो हो क्या रहा होता है, नॉर्मली आप क्या देखोगे कि ए की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। इस बात का ध्यान रखना, यानी जो भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में धीरे धीरे क्या होगा, कमी देखने को मिलेगी। ए की सांद्रता में कमी। ठीक है, तो अगर हमें दर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अभी अभी मैंने वहाँ साइड में आपको लिख के दिया था और बोला था की पॉइंट है। ठीक है ना, दर बराबर सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन।
ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स को जानते हैं उन्हें मैं एक और चीज़ बता दूं कि परिवर्तन को दिखाने के लिए हम डेल साइन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये डेल साइन, ठीक है ना, परिवर्तन दिखाता है। बाकी इसकी डिटेल मैं आपको अगली क्लास में फिर दूंगा। तो चेंज किस में हो रहा है, कंसंट्रेशन में, किसकी, अभिकारक ए की। तो हम सांद्रता को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म पे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हो गया एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए आगे बढ़ लेते हैं। जब भी आपको परिवर्तन निकालना होता है, बाद वाली सांद्रता में से पहली वाली सांद्रता घटाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो सांद्रता है वो ए नॉट माइनस एक्स है, और जो इनिशियल सांद्रता है वो कितनी है, ए नॉट है। ऐसे ही समय फाइनल वाला क्या है, टी है, और इनिशियल क्या है, 0। अगर आप इसको घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कटा माइनस एक्स अपॉन टी। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, क्या किसी रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, स्पीड होगी रिएक्शन की, वो कभी नेगेटिव होगी क्या? क्या रिएक्शन कभी पीछे बैक की तरफ आएगी क्या? काइनेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ये जान लें कि यहाँ से एक कंसेप्ट जनरेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। जब भी अभिकारक के सापेक्ष हम वेग या दर निकालेंगे तो नेगेटिव आती है, ठीक है ना। वो नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता लगातार घट रही है। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, दो चीजें बताता है। पहली चीज क्या, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता लगातार क्या हो रही है, घट रही है, लगातार घट रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। और दूसरी चीज क्या बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो पॉजिटिव होती है। रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है या होती है, ठीक है ना। तो यानी कौन सा नेगेटिव साइन, मैंने यहाँ बताया रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से ही लेके चलेंगे। तो यहाँ से ही जब हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो लास्ट में आंसर क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव दे देगा। तो आपने ये वाला जो नेगेटिव साइन लगाया है ना, इसके बारे में मैंने लिखा है कि ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, ये बताता है कि अभिकारक की सांद्रता लगातार घट रही है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नेगेटिव कभी होता ही नहीं है तो नेगेटिव आ रहा है तो हम करेंगे क्या, एक नेगेटिव यूज करके चलेंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं करेंगे, ऐसा मनमर्जी से नहीं होगा। ये हमेशा कब होगा, जब हम अभिकारक के सापेक्ष वेग या दर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पाद के सापेक्ष अगर वेग निकालना हो, उत्पाद क्या है यहाँ पर, बी है, बी के सापेक्ष वेग। तो जब हम बी के सापेक्ष वेग निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर वही बी क्या हो रहा होगा, बी की सांद्रता बढ़ रही होगी, क्योंकि बी उत्पाद है, उसकी सांद्रता लगातार बढ़ रही होगी। तो जब हम वेग या दर निकालेंगे, फॉर्मूला फिर से वही की पॉइंट, सांद्रता परिवर्तन, यानी किसकी, बी की, बी की सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, बी की सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। फिर मैंने पीछे बताया था, मैथमेटिक्स वाले सब जानते हैं, परिवर्तन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल का साइन इस्तेमाल करते हैं। सांद्रता को कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। सांद्रता किसकी लिखनी है, उत्पाद बी की लिखनी है, ठीक है ना। चेंज के लिए डेल्टा, टाइम के लिए स्मॉल टी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज,
यानी बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, बाद में कितनी हो गई, पहले कितनी थी, बाद में बी टी थी, पहले 0 थी, ठीक है, बाद में टाइम टी था, पहले 0 था, बी टी की वैल्यू पुट करी एक्स माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, क्या निकल के आ गया एक्स बाई टी। तो क्या देखने को मिला कि यहाँ से जो दर निकल के आई थी एक्स बाई टी, वही वैल्यू यहाँ से भी निकल के आई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, ये जो दर निकाल के लाया था मैं, ये एक तो थी अभिकारक के सापेक्ष, एक थी उत्पाद के सापेक्ष, लेकिन फाइनली हमें क्या निकालना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो तो सेम एक ही वैल्यू होती है ना, वो चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से कहीं से भी, वो सेम आनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे तो क्योंकि लगातार कमी आएगी तो माइनस साइन लेके चलेंगे, ठीक है ना। और यही वैल्यू आपने देखा कि कहाँ से आई, उत्पाद से भी आई। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, बी है, यानी उत्पाद बी अपॉन डेल्टा टी। इसके आगे नेगेटिव यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि बी की जो सांद्रता है वो तो लगातार बढ़ रही होगी, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी ऐसी सिंपल रिएक्शन के लिए इन दोनों से सेम वैल्यू देगा और ऐसे कैलकुलेट करके लाएंगे, ठीक है ना। आगे रिएक्शन थोड़ी चेंज करेंगे, फिर रेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको, अभी हमने क्या करा था, पहले एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ली थी, ठीक है ना, जिसमें स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, यानी मोलों की संख्या जितनी अभिकारक की थी उतनी उत्पाद की भी थी। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, रफ रिएक्शन, जिसमें स्टोइकियोमेट्री बदल देते हैं। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संतुलित लेंगे, ठीक है, रेट लिखने से पहले कभी भी इसको बैलेंस कर लेना। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित भी हो, संतुलित हो, ठीक है, या और क्या होना चाहिए साथ साथ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अभिकारक की अलग और उत्पाद की अलग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माना अभिकारक के 2 मोल रिएक्शन में लिए और आपको जो उत्पाद नजर आया उसमें 3 मोल देखने को मिले, ठीक है ना, यानी अभिकारक के 2 मोलों से मिलकर के उत्पाद के कितने मोल बन गए। बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, अभिकारक है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अभिकारक, और जो रिजल्ट बन के आता है वो उत्पाद, ठीक है ना। तो 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, यानी इनकी स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, ठीक है ना, और संतुलित है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, माना t = 0 टाइम की क्या स्टोरी होगी, अभिकारक तो कुछ ना कुछ होगा, माना A0 था, लेकिन क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही हो रही है, या समझ लो शुरू हुई नहीं है, ठीक है ना, तो A की सांद्रता A0 है, तो B की सांद्रता उत्पाद उस समय नजर नहीं आएगा, 0 होगी सांद्रता। कुछ टाइम के बाद यानी t टाइम के बाद इसकी सांद्रता में कुछ कमी आएगी, ठीक है ना, कितनी कमी आएगी, पिछली वाली सांद्रता में से उतनी कमी आएगी जितना यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक होगा, हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ उतना ही घटाना है जितना इसके आगे लिखा गया होगा, यानी 2x, ठीक है ना। तो B की सांद्रता t = 0 टाइम पर 0 थी, कुछ टाइम के बाद लगातार उत्पाद में वृद्धि होगी। अब ये ध्यान रखना है कितनी वृद्धि होगी, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक होगा उसी को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही काम जो पहले किया, अभिकारक A के सापेक्ष, अभिकारक A के सापेक्ष दर, ठीक है ना।
तो ए के सापेक्ष दर लिखेंगे तो अब डायरेक्ट में माइनस पहले यूज कर लेना हूँ, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। सांद्रता परिवर्तन लिखा जाए ए का, तो बाद में जितनी सांद्रता है ए नॉट माइनस 2x, उसमें से पहले की सांद्रता घटा देंगे, यानी ए नॉट घटा देना है। ठीक है, नीचे क्या है, बाद का टाइम माइनस पहले का टाइम, और इस पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है। तो इसको सॉल्व किया, ए नॉट से नॉट कट गया, माइनस का 2x आएगा अंदर से, बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर आया 2x/t। अब हम उत्पाद के सापेक्ष से निकाल के लाते हैं। उत्पाद b के सापेक्ष, जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड थोड़ा सा बढ़ जानी चाहिए कैलकुलेशन की, ठीक है ना। तो उत्पाद b के सापेक्ष दर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b, क्योंकि उत्पाद है तो आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लगेगा, ठीक है ना। तो b की सांद्रता बाद में कितनी हो गई थी, 3x हो गई थी, पहले कितनी थी, 0 थी, तो 3x - 0 अपॉन बाद में टाइम t था, पहले 0, तो क्या आ गया 3x/t, ठीक है ना। तो यहाँ से जो दर निकल के आई उत्पाद से वो अलग है, और जो अभिकारक से दर निकल के आई वो अलग है। समझ में आ रही बात। तो यही चीज मुझे दिखानी थी कि किसी एक ही रिएक्शन के लिए अभिकारक से तो दर निकल के आ रही है अलग, और उत्पाद से निकल के आ रही है अलग। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसको हम रिएक्शन का रेट नहीं कह सकते, रिएक्शन की दर नहीं कह सकते, बस ऐसे लिख सकते हैं, अभिकारक ए के सापेक्ष जो दर आएगी वो ये आएगी, बी के सापेक्ष जो आएगी ये आएगी। लेकिन अगर यहाँ से हमें क्या निकालना हो, ऐसे रिएक्शन का रेट निकालना हो, पूरी रिएक्शन का, ठीक है ना। बी और ए का जिक्र नहीं, रिएक्शन का जिक्र हो, बस ए बी नहीं बोलना, पूरी रिएक्शन का। तो क्या करेंगे, उसके लिए देखो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कैसे होती है, उसके लिए क्या करते हैं, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस लगाया गया था, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई है, नहीं आई है। तो इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ए के साथ ए की जो स्टोइकियोमेट्री थी 2, ठीक है ना, और बी की स्टोइकियोमेट्री थी 3, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू सेम हो जाएगी ना। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हमेशा क्या कर देना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। यहाँ ए की स्टोइकियोमेट्री 2 थी तो 2 से डिवाइड, और बी की स्टोइकियोमेट्री क्योंकि 3 थी तो बी की जब दर निकाली गई है उसको उसकी स्टोइकियोमेट्री से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन का रेट निकाल लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, इसको लिख लीजिए तब तक। रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। अब अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, अभी तक हमने एक दो एग्जांपल ले लिए थे, अब हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। माना अभिकारक ए है जिसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, स्मॉल ए है, और बी भी इस टाइम अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक मिल करके क्या कर रहे हैं, उत्पाद सी और उत्पाद डी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी अभिक्रिया का वेग कह रहा हूँ, ठीक है, किसी अभिकारक या उत्पाद के सापेक्ष नहीं कह रहा हूँ, वो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इससे भी वही आना चाहिए, इससे भी वही आना चाहिए, इससे भी वही आना चाहिए, और इससे भी वही आना चाहिए, ठीक है ना। यानी हर अभिकारक, हर उत्पाद से जो रेट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन के लिए रेट एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए के लिए कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। बी के लिए कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। सी के लिए कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। डी के लिए कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे अभिकारक कौन कौन है, ए और बी अभिकारक है इसीलिए इनके आगे माइनस यूज होगा। सी और डी क्या है, उत्पाद है इसलिए इनके आगे प्लस साइन यूज होगा। व्हाट इंडिकेट्स माइनस साइन और प्लस साइन, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट की
जो अभिकारक है वो लगातार घट रहा है। प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना, हर कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि क्योंकि जब हम बिना स्टोइकियोमेट्री को देखे हुए रेट निकालते हैं तब तो सेम आते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो उनकी स्टोइकियोमेट्री होती है उससे उनको भाग भी करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त क्या बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त स्टोइकियोमेट्री गुणांक से आपको भाग भी करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त। ठीक है ना, तो किसी जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमें ये काम करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार पॉइंट लगा देता हूँ एक, वो आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो आप ये रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त बड़े बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त स्टोइकियोमेट्री गुणांक, स्टोइकियोमेट्री गुणांक से प्रत्येक पद की सांद्रता को भाग कर देना है, प्रत्येक पद की सांद्रता परिवर्तन को भाग करना है। एक और चीज क्या यहाँ से समझ आती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम देख रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री गुणांक जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें मिलती कहाँ से है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। तो अगर रिएक्शन आप बैलेंस नहीं लिखोगे पहले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ही हमको स्टोइकियोमेट्री गुणांकों का एग्जैक्ट पता चल पाता है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में